हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी यहाँ पे चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे हल कर रहे हैं। आज मैं उसकी यहाँ पे सेकंड क्लास लेके आई हूँ। कल मैंने यहाँ पे आपको उसकी पहली क्लास दी थी। अगर आप लोगों ने इसकी पहली क्लास नहीं देखी है तो आप प्लीज़ जाकर देखिए। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। तो जो न्यायालय है वो तदर्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की व्यवस्था करता है वो किस न्यायालय में करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में यहाँ पे क्या होता है, तदर्थ न्यायाधीशों की यहाँ पे नियुक्ति की जाती है। और जो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है ये किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो ये अनुच्छेद 127 के तहत यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की यहाँ पे नियुक्ति की जाती है। अब बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट में ये तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की क्यों जाती है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, वर्तमान में हमारे जो न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय, वहाँ पे जो जजों की संख्या है वो टोटल कितनी है, वो है 33 + 1। यानी कि जो एक है हमारे यहाँ पे वो है हमारे CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जो 33 है यहाँ पे हमारे वो है अन्य न्यायाधीश। ठीक है, जब कभी क्या होता है कि हमारे ये जो 33 न्यायाधीश में से कभी क्या होता है कि अगर इनकी संख्या कम हो जाती है या फिर जो जज होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, वो आने में क्या होता है, वे असमर्थ हो जाते हैं, किन्हीं कारणों से वो नहीं आ पाते हैं, तो इनकी अनुपस्थिति में क्या होता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी जो CJI है वो राष्ट्रपति की सलाह पर क्या करते हैं, जो हमारे अन्य 25 जो हमारे उच्च न्यायालय हैं, ठीक है, वहाँ से क्या करते हैं, न्यायाधीशों को बुलवाते हैं इनकी कमी को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये राष्ट्रपति की सलाह पर अन्य न्यायालयों से यहाँ पे न्यायाधीश को बुलाते हैं इनकी संख्या को पूरा करने के लिए। लेकिन जो ये बुलाए जाते हैं ये कैसे होते हैं, अल्पकालीन होते हैं। यानी कि जब वो जो अब्सेंट यहाँ पे न्यायाधीश है वो वापस आ जाते हैं तो उनको यहाँ पे तब उनका कार्य यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो अब बस आपको यही याद रखना है कि तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं कि जब ये 33 न्यायाधीश में से अगर इनकी संख्या कभी क्या होती है, कम हो जाती है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति की सलाह पे अन्य न्यायालयों से क्या करते हैं, यहाँ पे न्यायाधीशों को बुलाते हैं, ठीक है, कार्य करने के लिए। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि निम्न में किन देशों में न्यायिक समीक्षा व्यवस्था है। तो निम्न में किन देशों में न्यायिक समीक्षा व्यवस्था है। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है क्या, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, इन दोनों में यहाँ पे क्या है, न्यायिक समीक्षा व्यवस्था है। अब बात की जाए हमारी यहाँ पे कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से यहाँ पे अपने संविधान में क्या क्या चीज़ों को यहाँ पे लिया है। तो आपको याद रखना है कि हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या चीज़ें ली हुई है। पहला हमने यहाँ से क्या लिया है, उद्देशिका का विचार। ठीक है, जो उद्देशिका का जो विचार है वो हमने कहाँ से लिया है, वो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार भी हमने कहाँ से लिए हैं, वो भी हमने अमेरिका से ही लिए हैं। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी हमने कहाँ से लिया है, वो भी हमने अमेरिका से लिया हुआ है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट का गठन और उसकी शक्तियाँ, न्यायिक पुनरावलोकन, वित्तीय आपातकाल और विधि के समक्ष समान संरक्षण, ये सारी की सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली हुई है, ये हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से यहाँ पे ली हुई है। आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन ने नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। तो भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन ने जो नगरीय स्थानीय निकाय हैं उनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। तो ये किसके तहत किया गया था, तो जो 74वां संविधान संशोधन है, ठीक है, 74वें संविधान संशोधन के तहत ही जो स्थानीय जो नगरीय स्थानीय निकाय थे इनको यहाँ पे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। और ये कब हुआ था, ये हुआ था कब, 1993 में। ठीक है, 1993 में 74वां संविधान संशोधन हुआ था जिसके तहत हमने नगरीय स्थानीय निकायों को यहाँ पे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। ठीक है, और हमने इसको किस सूची में यहाँ पे शामिल किया है संविधान की, तो 12वीं अनुसूची। ठीक है, 12वीं अनुसूची में हमने यहाँ पे इसको शामिल किया है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि
निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार का अंग नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक सरकार का अंग नहीं है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है निर्वाचन आयोग। ठीक है, जो निर्वाचन आयोग है वो सरकार का अंग नहीं है, जबकि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये तीनों यहाँ पे क्या है, सरकार के अंग हैं। अब बात की जाए यहाँ पे अगर निर्वाचन आयोग की अगर हम बात करें तो जो निर्वाचन आयोग है ये किस भाग में है? तो इसका जो वर्णन है वो भाग 15 में यहाँ पे किया गया है और अनुच्छेद 324 से लेके अनुच्छेद 329 तक यहाँ पे निर्वाचन आयोग का यहाँ पे वर्णन हमें मिलता है। अब जो निर्वाचन आयोग है इसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में इसमें 3 सदस्य हैं, जिसमें 1+2 यानी कि एक हमारे यहाँ पे क्या होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 हमारे अन्य यहाँ पे आयुक्त होते हैं। ठीक है, और जो ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं इनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? वो होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। ठीक है, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी इनमें पहले हो वो यहाँ पे मुख्य निर्वाचन आयुक्त का यहाँ पे क्या होता है, कार्यकाल होता है। और वर्तमान में अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त कौन है तो वो भी आपको याद रखना है। वर्तमान में हमारे जो निर्वाचन आयुक्त हैं मुख्य, वो हैं राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार हमारे यहाँ पे क्या है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किसके अधिकारों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 249 है ये किसके अधिकारों से संबंधित है? तो ये संबंधित है राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा के यहाँ पे अधिकारों से संबंधित है। मतलब कि जो अनुच्छेद 249 है इसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रीय हित में जो राज्य सूची के किसी भी विषय पर जो संसद है वो क्या कर सकती है, यहाँ पे कानून बना सकती है। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय हित में, ठीक है, राष्ट्रीय हित में जो राज्य सूची के किसी भी विषय पे यहाँ पे संसद को यहाँ पे किया है कानून बनाने का यहाँ पे अधिकार है, ये अनुच्छेद 249 में यहाँ पे कहा गया है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के अध्यक्ष का निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य है आपको बताना है। तो जो उसका राइट आंसर है वो है यहाँ पे लोकसभा का स्थगन। ठीक है, लोकसभा का स्थगन यहाँ पे क्या है, लोकसभा का अध्यक्ष का यहाँ पे कार्य है। लोकसभा का विघटन करना और लोकसभा का सत्रावसान करना ये लोकसभा के अध्यक्ष का यहाँ पे कार्यकाल नहीं है। आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, आप यहाँ पे उपरोक्त सभी करके गलत कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि इसका जो राइट आंसर है वो है लोकसभा का स्थगन करना। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो जो 1946 में बनी अंतरिम सरकार थी इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है खाद्य तथा कृषि विभाग। ठीक है, खाद्य तथा कृषि विभाग यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास यहाँ पे विभाग था। अब बात करें अंतरिम सरकार की, जो अंतरिम सरकार का यहाँ पे जो गठन हुआ था, तो जो अंतरिम सरकार के गठन की जो घोषणा की जाती है आपको याद रखना है, इसके जो गठन की घोषणा की जाती है ये की जाती है कब? 25 अगस्त। ठीक है, 25 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की जाती है, लेकिन जो इसका गठन किया जाता है वो किया जाता है कब? 2 सितंबर। ठीक है, 2 सितंबर 1946 को यहाँ पे अंतरिम सरकार का यहाँ पे गठन किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात की जाए कि यहाँ पे और किन किन लोगों को कौन सा विभाग दिया गया था, तो यहाँ पे जो रक्षा विभाग है, ठीक है, यहाँ पे जो रक्षा विभाग है ये दिया गया था किसे? ये दिया गया था बलदेव सिंह को। ठीक है, बलदेव सिंह को यहाँ पे कौन सा विभाग दिया गया था? यहाँ पे रक्षा विभाग दिया गया था। विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंधित जो विभाग दिया गया था ये किसे दिया गया था? ये दिया गया था किसे? विदेश मामले, ये दिया गया था जवाहरलाल नेहरू को। और अगर हम बात की जाए यहाँ पे जो वित्त विभाग दिया गया था, वित्त विभाग किसको दिया गया था? ये दिया गया था लियाकत अली को यहाँ पे दिया गया था। और जो शिक्षा विभाग दिया गया था वो किसे दिया गया था? सी राजगोपालाचारी को यहाँ पे शिक्षा विभाग दिया गया था। ठीक है, और एक पूछा जाता है कि जो रेलवे विभाग था, ठीक है, वो किसे दिया गया था? तो आसफ अली को यहाँ पे क्या दिया गया था? रेलवे विभाग दिया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि वर्ष 1991 के उपरांत भारत में विभिन्न
व्यापार सुधार किसके द्वारा लागू किए गए? तो 1991 के उपरांत जो भारत में विभिन्न जो सुधार किए गए थे वो किसके द्वारा लागू किए गए थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे मनमोहन सिंह। ठीक है, मनमोहन सिंह के द्वारा ही यहाँ पे क्या हुआ था, नई औद्योगिक नीति यहाँ पे लाई गई थी। तो उनके ही द्वारा यहाँ पे क्या किए गए थे, विभिन्न यहाँ पे सुधार किए गए थे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पे वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे वो है अनुच्छेद 280। ठीक है, अनुच्छेद 280 के तहत हर 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है, वित्त आयोग का यहाँ पे गठन किया जाता है। इसकी चर्चा किस में की गई है? अनुच्छेद 280 में इसकी यहाँ पे चर्चा की गई है। अगला है यहाँ पे कि राष्ट्रपति कितने सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा में करते हैं? तो राष्ट्रपति कितने सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा में करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे 12। ठीक है, 12 सदस्यों का मनोनयन जो राष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के लिए यहाँ पे करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक कोयले का भंडार कहाँ पाया जाता है? तो भारत में जो सर्वाधिक कोयले का जो भंडार पाया जाता है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कहाँ? झारखंड में। ठीक है, झारखंड में सर्वाधिक कोयले का यहाँ पे भंडार पाया जाता है। झारखंड के बाद उड़ीसा में पाया जाता है और उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़। ठीक है, इन तीनों में यहाँ पे सर्वाधिक क्या यहाँ पे कोयले का भंडार यहाँ पे पाया जाता है। अगर बात की जाए कि कोयले के उत्पादन में, ठीक है, उत्पादन में सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो उत्पादन में सबसे जो पहला राज्य है वो है छत्तीसगढ़। ये भी आपको याद रखना है कि उत्पादन में सबसे पहला राज्य कौन सा? छत्तीसगढ़ है। जबकि भंडारण में जिसका जो राज्य है वो कौन सा है? वो है हमारा यहाँ पे झारखंड। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि पूछा जाता है कि जो रानीगंज है, ठीक है, जो रानीगंज है और जो झरिया है, बोकारो है और जो तालेचर है ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपको याद रखना है जो वेस्ट बंगाल का रानीगंज है, झारखंड का झरिया और बोकारो और जो उड़ीसा का जो तालेचर है, ये तीनों के तीनों किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे ये यहाँ पे कोयले के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है, यानी कि कोयले के क्षेत्र के लिए यहाँ पे ये प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्न में से किन क्षेत्रों में छत्रक शिलाओं का निर्माण होता है? तो किन क्षेत्रों में यहाँ पे छत्रक शिलाओं का निर्माण होता है? तो ये होता है मरुस्थल में। ठीक है, तो छत्रक शिलाओं का निर्माण कहाँ होता है? ये होता है मरुस्थल में। और जो छत्रक शिलाएं हैं इनका जो निर्माण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है वायु के द्वारा। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। कहाँ होता है? मरुस्थल में होता है। किनके द्वारा होता है? वायु के द्वारा होता है। और वायु के द्वारा और एक दो याद रखने हैं आपको, एक छत्रक शिला और एक बरखान और एक जूगेन। ठीक है, बरखान और एक जूगेन, ये तीनों आकृतियों का जो निर्माण होता है वो वायु के द्वारा ही यहाँ पे होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? तो जो अश्व अक्षांश है ये कहते हैं किसे? उपोष्ण उच्च दाब की पेटी को यहाँ पे क्या कहा जाता है? अश्व अक्षांश कहा जाता है, जो मेनली 30 डिग्री से 35 डिग्री, ठीक है, जो 30 से 35 डिग्री यहाँ पे नॉर्थ में यहाँ पे क्या होती है, पाई जाती है, इन्हें क्या कहा जाता है? अश्व अक्षांश यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को कहा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है क्या? सवाना। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? सवाना कहा जाता है, आपको याद रखना है। अब जो स्टेपिज घास के मैदान हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ये यूक्रेन, रूस और पूर्वी यूरोप में ये पाए जाते हैं। पेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं अमेरिका में। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि लानोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो जो लानोस पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं कहाँ? वेनेजुएला में। और एक पूछता है आपसे पंपास, ठीक है, जो पंपास घास के मैदान है ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये ब्राज़ील, अर्जेंटीना और उरुग्वे में ये पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि पृथ्वी की वह स्थिति जिसमें सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं क्या कहलाती है? तो पृथ्वी की वह स्थिति जिसमें सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं क्या कहलाती हैं? तो इस घटना को कहते हैं क्या? विषुव। ठीक है, आपको याद रखना है, इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को विषुव कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो क्या होता है, मध्य जो विषुवत रेखा पे क्या पड़ती है, वो लंबवत पड़ती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि मौसम की दशाएं वायुमंडल की
किस परत में बदलती हैं। तो मौसम की जो दशाएं हैं वायुमंडल की किस परत में यहाँ पे बदलती हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे क्या, वो है क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल में क्या होता है, मौसम संबंधी जितनी भी यहाँ पे घटनाएं होती हैं वो सारी की सारी क्या होती है, क्षोभ मंडल में होती हैं। जैसे ओलावृष्टि हो गया, ठीक है, बारिश यानी वर्षा, ओलावृष्टि और जो जेट स्ट्रीम धाराएं हैं वो सारी की सारी घटनाएं कहाँ होती हैं, वो क्षोभ मंडल में ही होती हैं। और जो क्षोभ मंडल है इसमें क्या होता है, लगभग 75% जो गैसें होती है वायुमंडल की वो कहाँ पाई जाती हैं, क्षोभ मंडल में यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, अब आपसे क्षोभ मंडल को लेकर एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो क्षोभ मंडल की जो चौड़ाई है वो भूमध्य रेखा पे कितनी है और ध्रुवों पे कितनी है। तो ध्रुवों पे ये लगभग कितनी होती है, 8 किलोमीटर। ठीक है, ध्रुवों पे कितनी है, 8 किलोमीटर। और जो भूमध्य रेखा है यहाँ पे कितनी होती है, 18 किलोमीटर। इसकी यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे इतनी इसकी चौड़ाई है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे क्या, वो है बोमडिला दर्रा। ठीक है, जो बोमडिला दर्रा है यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है, यहाँ पे तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, इसके साथ साथ, ठीक है, बोमडिला दर्रा के साथ साथ इसमें आपको 2 दर्रे और याद रखने हैं जो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ते हैं। इसमें एक है यहाँ पे दिफू दर्रा, ठीक है, एक है यहाँ पे दिफू दर्रा और है एक है इसमें यांगयाप दर्रा। ठीक है, यांगयाप दर्रा ये भी क्या होता है, जो यांगयाप दर्रा है ये भी किसको जोड़ता है, ये भी अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। और जो दिफू दर्रा है ये भारत चीन और व्यापार के जो म्यांमार है इसके यहाँ पे क्या है, ये ट्राई जंक्शन पे यहाँ पे स्थित है। ठीक है, एक इसमें आता है क्या, दिहांग दर्रा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा और है जिसका नाम है क्या, दिहांग दर्रा। जो दिहांग दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है, ये जोड़ता है म्यांमार से। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने वाला दर्रे का नाम क्या है, यहाँ पे दिहांग दर्रा है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि निम्न में से अंटार्कटिका में भारत का शोध संस्थान है। तो अंटार्कटिका में जो भारत का शोध संस्थान है उसका जो नाम है वो क्या है। पहला कह रहा है कि दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, उपरोक्त सभी। तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती ये तीनों अंटार्कटिका में भारत के क्या यहाँ पे शोध संस्थान है। लेकिन इनमें से जो दक्षिण गंगोत्री है ये वर्तमान में कार्यरत नहीं है, आपको ये भी याद रखना है। उसमें से जो मैत्री और भारती हैं ये दोनों ही यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। जो दक्षिण गंगोत्री है इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना की जाती है 1983 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। जो मैत्री है इसकी स्थापना की जाती है 1988 में। और जो भारती है इसकी स्थापना की जाती है कब, 2012 में। कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से कौन सा वर्तमान में कार्यरत नहीं है, तो आपको याद रखना है दक्षिण गंगोत्री इसमें से वर्तमान में यहाँ पे कार्यरत नहीं है, ये बंद हो गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है। तो चाय की खेती के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है वो कौन सी है, तो वो है कौन सी, लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, यहाँ पे जो लेटेराइट मिट्टी है वो चाय की खेती के लिए कैसी है, यहाँ पे उपयुक्त यहाँ पे मानी जाती है। अब बात की जाए यहाँ पे जो लेटेराइट मिट्टी है ये इसके लिए क्या है, यहाँ पे ये कहाँ पाई जाती है, जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, जहाँ पे क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है वहाँ पे ये लेटेराइट मिट्टी यहाँ पे मृदा पाई जाती है। ठीक है, मेनली यहाँ पे जो पूर्वी घाट और जो मेघालय है, ठीक है, पूर्वी घाट और जो मेघालय है वहाँ पे जो लेटेराइट मिट्टी है ये पाई जाती है। ठीक है, और ये किसकी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, चाय के साथ साथ आपको याद रखना है कॉफ़ी। ठीक है, कॉफ़ी के लिए, मसालों के लिए, तंबाकू, बादाम, अखरोट आदि के उत्पादन के लिए यहाँ पे ये उपयुक्त मानी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि सतपुड़ा पर्वत है। तो सतपुड़ा पर्वत है ये कैसा पर्वत है, नवीन पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है या फिर वलिक पर्वत है। तो जो सतपुड़ा पर्वत है ये कैसा है, ये एक ब्लॉक पर्वत है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। और जो इसका निर्माण हुआ है किससे हुआ है, ये हुआ है ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से। ठीक है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट की चट्टानों से यहाँ पे क्या हुआ, इसका निर्माण हुआ है। और जो इसका जो विस्तार है सर्वाधिक कहाँ है, ये है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इसका यहाँ पे सर्वाधिक क्या है, विस्तार है। साथ ही साथ इस ये कहाँ, छत्तीसगढ़ में भी इसका विस्तार है, लेकिन सर्वाधिक बोले तो वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ही इसका सर्वाधिक विस्तार है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित राजवंशों में से
किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो निम्नलिखित राजवंशों में से किसका जो उल्लेख है वो संगम साहित्य में नहीं हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे कदम्ब। ठीक है, जो कदम्ब राजवंश है इसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है, जबकि चेर, चोल और पांड्य इन तीनों का जो उल्लेख है वो संगम साहित्य में किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि सातवाहनों की राजधानी स्थित थी। तो जो सातवाहन वंश था इसकी जो राजधानी थी वो कहाँ स्थित थी, तो ये कहाँ थी, ये थी अमरावती में। ठीक है, लेकिन अगर कभी कभी ऑप्शन में अमरावती नहीं हो तो याद रखना इनकी राजधानी अमरावती या फिर इनकी राजधानी क्या थी, प्रतिष्ठान इनकी राजधानी थी। और इन पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे थी, तो ये भी याद रखना है आपको, तो गोदावरी नदी के तट पे। ठीक है, किस नदी के तट पे थी, गोदावरी नदी के तट पे इनकी यहाँ पे क्या थी, राजधानी थी। तो आपको दोनों याद रखना है, अमरावती और प्रतिष्ठान दोनों ही इनकी यहाँ पे क्या थी, राजधानी थी। अब बात की जाए जो सातवाहन वंश है इसका जो संस्थापक था वो कौन था, इसका जो संस्थापक था वो था सिमुक। ठीक है, इसका संस्थापक क्या था यहाँ पे, सिमुक इसका संस्थापक था। और जो सातवाहन वंश था इसका जो सबसे प्रतापी जो राजा था उसका जो नाम था वो क्या था, गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, गौतमी पुत्र यहाँ पे सातकर्णी इसका सबसे प्रतापी यहाँ पे क्या था, शासक था, जिसने क्या किया था, जो शक शासक था नहपान। ठीक है, शक शासक जो नहपान था इसने क्या किया था, इसको यहाँ पे पराजित किया था। और इसी गौतमी पुत्र सातकर्णी का एक अभिलेख है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, नासिक अभिलेख। ठीक है, नासिक अभिलेख ये किसका है, ये भी गौतमी पुत्र सातकर्णी का ही यहाँ पे है। अब जो सातवाहन वंश है इस सातवाहन वंश में यहाँ पे क्या थे, इनके दरबार में यहाँ पे दो कवि रहते थे, एक का नाम था हॉल। ठीक है, और एक का नाम था यहाँ पे गुणानय। ठीक है, हॉल और गुणानय यहाँ पे दो इनके यहाँ पे कवि रहते थे। जो हॉल है इन्होंने किसकी रचना करी है, इन्होंने रचना करी है गाथा सप्तशती की इसकी रचना करी है। और जो गुणानय है इन्होंने यहाँ पे बृहत कथा इसकी इन्होंने यहाँ पे रचना करी है। तो आपसे पूछा जाता है कि जो हॉल थे वो किनके दरबार में थे, तो वो थे किसके दरबार में, सातवाहनों के यहाँ पे दरबार में थे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो हमें एक जगह अभिलेख दिए हैं और हमें बताना है कि इनमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला कह रहा है कि यहाँ पे कि नासिक अभिलेख, अभी हमने ऊपर देखा गौतमी पुत्र का था, बिल्कुल सही है। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का है, बिल्कुल सही है। जो भीतरी अभिलेख है ये पुलकेशिन द्वितीय का नहीं है, बिल्कुल गलत। और जो गिरनार अभिलेख है ये रुद्रदामन का है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जो भीतरी अभिलेख है ये पुलकेशिन द्वितीय का नहीं था, ये किसका था, ये था स्कंद गुप्त का था। जो पुलकेशिन द्वितीय था जो इसका अभिलेख था वो था कौन सा, ऐहोल अभिलेख। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय का जो अभिलेख है उसका नाम है क्या, ऐहोल अभिलेख। इस ऐहोल अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि जो पुलकेशिन द्वितीय था इसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पे क्या किया था, यहाँ पे पराजित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारतीय संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो ये थे कौन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके संस्थापक थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस इन दोनों ने मिलकर 1876 में यहाँ पे स्थापना करी थी। और 10 साल बाद 1886 में जो ये भारतीय संघ है यानी कि जो इंडियन एसोसिएशन है इसका विलय किस में हो जाता है, हमारी भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी उसमें इसका क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संघ का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब हुआ, तो ये हुआ था कब, 1886 में। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे। तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये भी कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही क्या थे, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि कौन सी घटना जलियांवाला बाग नरसंहार से ठीक पूर्व में घटी थी। तो कौन सी घटना जलियांवाला बाग नरसंहार से के तुरंत पूर्व घटी थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे रॉलेट एक्ट का बनना। ठीक है, क्योंकि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इससे ठीक पहले यहाँ पे क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट यहाँ पे ये वाली घटना हुई थी। तो आपको याद रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले यहाँ पे रॉलेट एक्ट ये वाली घटना यहाँ पे हुई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, तो इसका राइट आंसर है वो है यहाँ पे क्या, शेर। ठीक है, शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। घोड़े, गाय और हाथी इनके अवशेष यहाँ पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था। तो काकोरी कांड से कौन संबंधित नहीं था हमें बताना है। तो कह रहा है कि
रामप्रसाद बिस्मिल, सूर्यसेन, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खान। तो इसमें जो संबंधित नहीं थे वो थे यहाँ पे सूर्यसेन। ठीक है, जो सूर्यसेन थे वो काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे, जबकि रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, इसमें एक नाम और आता है, वो आता है किसका, रोशन लाल, और एक आता है इसमें क्या, वो आता है क्या, आज़ाद। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद। ये सब के सब यहाँ पे क्या आते हैं, काकोरी कांड से संबंधित थे। ठीक है, जो काकोरी कांड था ये हुआ कब था, ये हुआ था कब, 9 अगस्त 1925 को यहाँ पे क्या होता है, काकोरी कांड हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर बात की जाए यहाँ पे सूर्यसेन की, तो जो सूर्यसेन है इनका जो संबंध था वो किससे था, तो ये इन्होंने क्या था, 18 अप्रैल, ठीक है, 18 अप्रैल 1930 को यहाँ पे इन्होंने चटगांव शस्त्रागार को लूटने का यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे प्रयास किया था। तो जिनका संबंध है यहाँ पे वो चटगांव शस्त्रागार विद्रोह से है। और जो सूर्यसेन है इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें मास्टर दा यहाँ पे कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि न्याय दर्शन के संस्थापक थे। तो जो न्याय दर्शन के संस्थापक थे वो कौन थे, तो वो थे हमारे कौन, गौतम। ठीक है, जो गौतम थे यहाँ पे वो न्याय दर्शन के यहाँ पे क्या थे, संस्थापक थे। जो हमारे 6 दर्शन है, यानी कि जो हमारे 6 दर्शन हैं उनमें देखना कि आपको कौन किसके संस्थापक थे। एक उसमें आता है क्या, योग। ठीक है, जो योग थे तो योग के कौन थे, पतंजलि थे, आपको याद रखना है, योग के कौन थे, पतंजलि थे। ठीक है, और जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे, सांख्य दर्शन के थे कपिल। ठीक है, और जो मीमांसा है जिसकी 2 शाखाएं हैं, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। ठीक है, जो उत्तर मीमांसा है इसके थे कौन, बादरायण। ठीक है, इसके थे बादरायण। और जो पूर्व मीमांसा थे इसके कौन थे, जैमिनी। ठीक है, और जो वैशेषिक दर्शन है इसके थे कौन, कनाद। ठीक है, वैशेषिक दर्शन के कौन थे यहाँ पे, कनाद थे। और जो चारवाक दर्शन है, चारवाक दर्शन के कौन थे, चारवाक ही इसके क्या थे, संस्थापक थे, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है यहाँ पे कि यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया था। तो यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा सैंड्रोकोटस किसे कहा गया था, तो ये कहा गया था किसे, चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को जो जस्टिन है, जस्टिन के द्वारा सैंड्रोकोटस कहा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही यहाँ पे क्या हुआ था, मौर्य वंश की यहाँ पे स्थापना की गई थी, यानी कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य ही यहाँ पे मौर्य वंश के यहाँ पे संस्थापक थे, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे 10 प्रश्न मैंने करंट अफेयर के लिए हैं। पहला कह रहा है कि हाल ही में 2024 के 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 2024 का जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है इससे किसे सम्मानित किया गया है, तो जिसका राइट आंसर है वो यहाँ पे कवि गुलजार और जगत गुरु भद्राचार्य, इन दोनों को ही यहाँ पे क्या है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में यहाँ पे भारतीय सेना होना चाहिए था, थोड़ा गलत हो गया। तो भारतीय सेना ने आतंकियों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन शक्ति किस राज्य में प्रारंभ किया है। तो भारतीय सेना ने यहाँ पे आतंकियों को खदेड़ने के लिए जो ऑपरेशन शक्ति है इसका प्रारंभ कहाँ किया है, तो किस राज्य में किया है, तो ये किया है कहाँ, जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में जारी विश्व प्रेस सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है। तो हाल ही में जारी विश्व प्रेस सूचकांक में जो भारत को रैंक मिली है वो कौन सी मिली है, वो मिली है 159। ठीक है, इससे पहले किस रैंक पे था, वो 161 पे था, लेकिन इस बार जो रैंक मिली है उसको कितनी मिली है, वो है 159। ठीक है, और 126 किस में है, ये खुशहाली में है। ठीक है, खुशहाली में हम 126वें स्थान पे हैं। और हमारी जो मानव विकास सूचकांक है, यानी कि मानव विकास सूचकांक में हम कौन सी रैंक में है, 134 हमारी रैंक है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में नेपाल ने अपनी पर्यटन राजधानी किसे घोषित किया है। तो हाल ही में नेपाल ने अपनी पर्यटन राजधानी किसे घोषित किया है, तो ये क्या है, किसे, पोखरा को। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत की पहली AI आधारित फिल्म का नाम क्या है। भारत की पहली AI आधारित फिल्म का जो नाम है वो है क्या, इराहा, इसका क्या है यहाँ पे नाम है। अगला